हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इन मनी मार्केट एंड समझेंगे कि ISLM कर्व क्या होता है। यहाँ से काफ़ी कंसेप्चुअल बिल्डिंग होने वाली है आप लोगों की, तो काफ़ी ढंग से देखनी है ये वीडियो एंड आपके एग्जाम में इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट हमें कहाँ अचीव होता है, ये हमें लास्ट वीडियो के अंदर ही पता लग गया था, जहाँ पर मनी डिमांड इक्वल होती है किसके, मनी सप्लाई के। दिस इज़ मनी सप्लाई, दिस इज़ मनी डिमांड। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें क्या मिल रहा होगा, द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। दिस इज आर इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। तो अगर देर विल बी अ शिफ्ट और देर विल बी अ इंक्रीज इन मनी डिमांड, फॉर एग्जाम्पल if money demand is increasing due to increase in income, then the rate of interest will increase. Okay, and similarly, if there will be a decrease in money demand due to decrease in income, then the rate of interest will also decrease, the equilibrium rate of interest. And similarly, we can check money supply effect on interest rate. This is money demand and this is money supply. So take an example that bank rate is decreasing, so money supply will increase, it will shift towards right. This is old equilibrium interest rate. Then increase in money supply is causing decrease in equilibrium interest rate, so this is the new one. Okay, and similarly, if the money supply is decreasing, then interest rate will increase, equilibrium interest rate will increase. So that's how you can check the effect or impact on interest rate of money demand, of change in money demand and change in money supply. So let's first of all discuss what is interest. Interest is the fee that lenders that have to be paid to lenders. एक ऐसी फी है किसको देनी पड़ती है, लेंडर्स को देनी पड़ती है, जिन्होंने हमें स्पेसिफिक अमाउंट दिया है। तो बोरोवर्स किसको पे करेंगे, लेंडर्स को पे करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज अ फी दैट द बोरोवर्स हैव टू पे टू द लेंडर्स। एंड यहाँ पर we can also assume these are from the perspective of producers. For example, if this is money demand and this is money supply, this interest rate can be assumed as a borrowing cost of the producer, or we can say of the government or of the firms. So from our perspective, from household perspective, this rate of interest is what, return. Okay, we are getting the return, and from the perspective of producers and government, it is what, borrowing cost. So we can accordingly check the effect of increase in rate of interest or decrease in rate of interest on other things as well, like on aggregate expenditure, on aggregate demand or equilibrium level of income. We will do, but अभी इससे पहले हम एक और चीज़ करते हैं। सो इंटरेस्ट का हमें मीनिंग पता चल गया, दोनों के पर्सपेक्टिव से हमने देख लिया क्या है, हाउस होल्ड के पर्सपेक्टिव से एंड गवर्नमेंट फर्म्स के पर्सपेक्टिव से। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बॉन्ड के बारे में। We are considering bonds as a loanable fund. लोनेबल फंड। तो ये जो बॉन्ड है एक मैच्योरिटी डेट के साथ आता है, यानी कि दिस इज़ इशूड बाय गवर्नमेंट और फर्म्स ताकि वो बोरो कर सके पैसा। ठीक है,
ताकि वो बोरो कर सके पैसा। और इश्यूड होता है विद अ फेस वैल्यू एंड कम्स विद अ मैच्योरिटी डेट। अब मैच्योरिटी डेट का क्या मतलब है? जब वो टाइम पीरियड कवर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो जिन्होंने पैसा लिया था यानी कि गवर्नमेंट एंड फर्म, दे विल रिटर्न दिस मैच्योरिटी ऑन मैच्योरिटी डेट, दे विल रिटर्न दिस फेस वैल्यू टू द एक्चुअल lenders. Okay, this is bond. It is a complicated type of loan. तो इसे हम क्या कह रहे हैं, लोनेबल फंड की तरह हम देख कर चल रहे हैं, ताकि अगर क्वेश्चन के अंदर लोनेबल फंड लिखा है तो हम कंफ्यूज ना होए। ठीक है, अब इसी को ही यहाँ पर हमें डिस्कस करना है इस ग्राफ पर। इनकी सप्लाई और इनकी जो मनी डिमांड, वो बॉन्ड्स की डिमांड है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। याद करने का आपको तरीका मैं बता रहा हूँ। एक पॉइंट यहाँ ले लो, दिस इज इक्विलिब्रियम, एंड एक पॉइंट यहाँ ले लो, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 2, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 1। इस पॉइंट पर वी आर हैविंग मनी डिमांड यहाँ पर एंड मनी सप्लाई यहाँ पर। सो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, मनी सप्लाई इज ग्रेटर देन मनी डिमांड एज यू कैन सी। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा सेकंड वाला है, उस पर क्या हो रहा है ये देखना है अब हमें। यहाँ पर दी मनी सप्लाई इज लेसर देन दी मनी डिमांड। दीज आर दी पॉइंट्स। यहाँ पर मनी डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मनी सप्लाई। रीज़न आपको पता ही होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी लो, तो स्पेकुलेशन यहाँ से अचीव नहीं कर पाएंगे हम लोग। सो दैट्स वाई मनी डिमांड इज़ ग्रेटर देन मनी सप्लाई हेयर। तो अब यहीं पर ही हमें डिस्कस करना है क्या, बॉन्ड्स के बारे में। यानी कि यहाँ पर इस R1 वाले पॉइंट पर बॉन्ड्स की डिमांड क्या होगी, बॉन्ड्स की सप्लाई क्या होगी। तो याद करने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स विल बी लोअर, यानी कि डिमांड फॉर बॉन्ड्स विल बी हायर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउस होल्ड्स को ज़्यादा मिल रहा है, दे कैन अर्न मोर रिटर्न, सिंपल एज दैट। एंड सिमिलरली इस नीचे वाले पॉइंट पर वी कैन से दैट अगर मनी डिमांड ज़्यादा है तो यहाँ पर बॉन्ड्स की डिमांड कम होगी एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड्स की सप्लाई, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, कोई चाहेगा नहीं बॉन्ड्स को डिमांड करना। ठीक है, क्योंकि वहाँ से रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि हमारे पास ये सिचुएशन गिवन है जहाँ पर बॉन्ड्स की सप्लाई कम है, बॉन्ड्स की डिमांड ज़्यादा है, तब वहाँ पर क्या होगा, इफ़ इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करने शुरू हो जाएगा, तो इट विल डिक्रीज़ विच मीन्स कि बॉन्ड्स की सप्लाई इंक्रीज़ होना शुरू करेगी। ठीक है, ये वाली सिचुएशन पर जाएंगे हम लोग। सो ये बॉन्ड्स का कंसेप्ट था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सभी को। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट भी हमारा कवर हो चुका है, बॉन्ड्स भी कवर हो चुका है, चेंज इन मनी सप्लाई इज ऑल्सो कवर्ड। नाउ जो हम बोरोइंग कॉस्ट लेकर चल रहे थे, अभी हमने प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से पढ़ा, उसी के बारे में अब हम बात करेंगे दोबारा से। दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसर्स एंड गवर्नमेंट। दिस इज मनी सप्लाई एंड दिस इज मनी डिमांड। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सी कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई on equilibrium level of income. For example, money supply is decreasing. If decreasing, then we can say that the equilibrium rate of interest is also is also increasing, but the money supply is decreasing. This is money supply 1, this is rate of interest 1. So rate of interest has been increased, and we know that rate of interest is a borrowing cost for producers, and producers क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है, यानी कि अब प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे फॉर बोरोइंग, तो वो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर उनकी कम हो जाएगी एज देयर बोरोइंग्स ऑल्सो गेट्स डिक्रीज्ड। ठीक है, तो बोरोइंग अगर कम हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो डिक्रीज, एंड इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इट विल ऑल्सो डिक्रीज, एंड साइमल्टेनियसली टू बी इन इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विल ऑल्सो डिक्रीज।
So this is the proper impact of change in money supply if money supply is decreasing. This is the impact. And similarly you can check when money supply increases what will be the change on aggregate level of income or aggregate level of output. Okay, that's how you can check. So it is your homework. Check for money supply increase. What is the total impact? This. Okay, now let's move on to next topic, which is ISLM curve. The last topic, ISLM curve. This is your homework to know what is the full form of IS and LM. Let's first of all do IS curve, which is related to goods market. Which is related to goods market. एंड गुड्स मार्केट के अंदर ये क्या शो करेगा, हर एक पॉइंट पर, हर एक लेवल पर, हर एक पॉइंट पर इट विल शो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. इस पर्टिकुलर कर्व पर हर एक पॉइंट पर ये क्या शो कर रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स मार्केट IS कर्व. तो द स्लोप विल बी नेगेटिव. How it will be negative? Let's discuss. If interest rate is increasing or decreasing, let's say decreasing, then the equilibrium level of income will increase. How? We have already covered it. If interest rate is decreasing, which means it is a borrowing cost for producers, then producers will increase the investment expenditure. And it is a direct component of aggregate demand, which will also impact the equilibrium level of output, which means the equilibrium level of output also increases. This is only for goods market. Okay, so that's why here there is a negative relationship between R and Y. Okay, and also negative relationship between R and I, and it will remain always same. The relationship between R यानी कि interest and investment expenditure, it will remain negative. Okay, so let's move on to one more thing. If we are talking about goods market, then we will be studying fiscal policy in it. Fiscal policy. If we are talking about IS curve, then it is dealing into fiscal policy, which means government spendings or taxes, spending or taxing behavior. Now the second one is LM curve. LM curve is positively sloped. Here we talk about money market. LM curve says that यहाँ पर हर एक लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट के लिए एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होगा इन मनी मार्केट. सो अगर मनी मार्केट है तो इट इज़ डीलिंग इनटू मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब, मनी सप्लाई को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना. क्लियर है. तो इफ़ मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग तो क्या इम्पैक्ट आएगा, इफ़ डिक्रीजिंग तो क्या इम्पैक्ट आएगा, ये यहाँ पर स्टडी होता है. एंड देर इज़ एन पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन R एंड Y हेयर. कैसे, ये अभी हम देखेंगे. उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो यहाँ पर रह गया. इफ़ वी हैव अ चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस. For example, if government spending is increasing, keeping taxes as constant, then there will be a shift in IS curve. It will shift towards right. And similarly, and vice versa, if government spending is decreasing, then it will shift towards the left. It will decrease the IS curve. Okay, we are just dealing with fiscal policy here. So the change will be in IS curve, not in LM curve. If there is a change in monetary policy, which means money supply is increasing or decreasing, then there will be a shift in LM curve. If it is
increasing, then there will be a rightward shift. The overall equilibrium will change, will shift towards right. And if it is decreasing, then it will be shift towards left. So this is the difference between them. So let's now talk about what is the impact, clear impact. If money supply is increasing, then what is the impact on R? We have to again make this graph. This is money demand and this is money supply, and this is R. If money supply is increasing, which means it will have to shift rightwards, which means the R is decreasing. So if R is decreasing, which means that investment expenditure will increase. There is an inverse relationship between them. And if investment expenditure is increasing, then overall equilibrium level of income will also increase. And if income is increasing, then our money demand will also increase because of transaction and precautionary motive. So that's how you will come to a conclusion कि हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है. सो दिस इज़ LM कर्व एंड दिस इज़ IS कर्व. अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना. एंड अगर इनको प्लस करके हमें जब देखना हो तो हम इसको कैसे करते हैं. दिस इज़ LM कर्व एंड दिस इज़ IS कर्व. दिस इज़ LM. सो जो ये पर्टिकुलर पॉइंट आता है, इसका मतलब क्या है कि गुड मार्केट एंड मनी मार्केट दोनों के अंदर, यानी कि इकोनॉमी के अंदर, दिस इज़ द प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट एंड दिस इज़ द प्रीवेलिंग एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है. अब यहीं से आप लोग देख सकते हो कि अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर होगा तो क्या हो रहा है, एंड इंटरेस्ट रेट नीचे है तो क्या हो रहा है. सो इस वीडियो में इतना ही था. अब इससे रिलेटेड जो भी MCQ होंगे वो आप लोग प्रॉपरली करना. एंड अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट डाउन या फिर व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लेना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लास्ट टॉपिक करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. बिल्कुल इजी टॉपिक है, जल्दी से हम कवर करते हैं. देन मैक्रो का सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा, और जितना भी जो भी टॉपिक रहते हैं वो आप लोगों को यूट्यूब से कर लेने हैं, एंड साथ के साथ PYQs लगाने हैं. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.